भारत और चीन के रिश्ते डिफेंस के फ्रंट पर कितने ही नाजुक क्यों ना हो, व्यापार के मामले में दोनों देशों के बीच साझेदारी गहराती जा रही है। हालिया खबर आ रही है GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। GTRI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में यूएसए को पछाड़कर चीन अब भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बन गया है। 2023-24 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार तकरीबन 118.4 बिलियन डॉलर रहा। वहीं यूएसए और भारत के बीच ये आंकड़ा 118.3 बिलियन डॉलर रहा। आंकड़ों में भले ही मामूली अंतर है, लेकिन ये डिफरेंस बिलियंस का है, तो पॉइंट की वैल्यू से भी बड़ा अंतर आ जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि चीन भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कोई पहली बार बना हो। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक 2013-14 से 2017-18 तक चीन भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। इसके अलावा 2020-21 में भी चीन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। 2021-22 और 22-23 में यूएसए भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा। वहीं 2023-24 में चीन पहले नंबर पर तो यूएसए दूसरे नंबर पर है। वहीं यूएई तीसरे, रूस चौथे, सऊदी अरब पांचवें और सिंगापुर छठे नंबर पर काबिज है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा चीन को किए जा रहे निर्यात में 8.3% की वृद्धि हुई है। भारत से चीन को किए जा रहे निर्यात में मुख्य क्षेत्र हैं लौह खनिज, कॉटन फैब्रिक, हैंडलूम, मसाले, फल, सब्जियां। इनके निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। वहीं चीन से भारत में किए जा रहे आयात में 3.24% की वृद्धि हुई है। भारत चीन से टेलीकॉम, स्मार्टफोन पार्ट्स, फार्मा और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का आयात करता है। भारत और चीन के रिश्तों के इतिहास की बात करें तो 1 अप्रैल 1950 को भारत नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक से आने वाला पहला देश था जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1994 में भारत और चीन के बीच डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और चीन NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में साथ हैं। NDB का मुख्यालय शंघाई में है। 2022 में इसका इंडिया रीजनल ऑफिस भारत के गुजरात में खोला गया। अगस्त 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने NDB से सबसे ज्यादा धन उधार लिया है। मई 2014 में चीन ने भारत को AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया था। 2016 से भारत AIIB में सदस्य के तौर पर शामिल है। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मकसद एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार लाना है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसने अपना कामकाज साल 2016 से 57 संस्थापक सदस्य देशों के साथ शुरू किया था। इन 57 सदस्यों में 37 क्षेत्रीय और 20 सदस्य गैर क्षेत्रीय थे। वर्तमान में इसमें 103 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हैं, जो कि दुनिया की लगभग 79% जनसंख्या और 65% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2019 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को देखते हैं। सवाल पूछा गया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB में 80 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया से बाहर के सदस्य देश शामिल नहीं हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प A। इतिहास का कोई भी दौर रहा हो या आज का वक्त, जो देश दुनिया के सामने अपनी कहानी बेहतरीन तरीके से पेश कर पाए या अपने हिस्से की कहानी कहने का मौका जिन्हें मिला, वो नेतृत्व करने वालों में शामिल हो गए। यूरोप के देशों ने खुद को सभ्य बताया, दुनिया की तमाम सभ्यताओं को खारिज कर दिया। दूसरे देशों में जाकर कब्जा करने वाले यूरोप के देश अफ्रीका और एशिया के देशों को बताते रहे कि सभ्य होना क्या है। यूएसए ने अपनी कहानी में खुद को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बताया, इतना लोकतांत्रिक कि दूसरे देशों के लोगों को द्वारा चुनी गई सत्ता को बेदखल करके अपने पपेट लीडर्स को वहां सत्ता की कुर्सी दिलवा दी। कहने का मतलब ये कि अपनी कहानी दुनिया को बताने का मौका मिलना चाहिए हर देश को, ताकि वो अपने नजरिए से दुनिया को अपनी कहानी सुना सके। भारत की कहानी में ऐसा ही एक दिन है 11 मई का दिन। 11 मई का दिन भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 11 मई 1998 के दिन भारतीय सेना ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को सफल अंजाम दिया था।
भारत में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया और 11 मई 1999 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का मकसद है भारत द्वारा तकनीक के क्षेत्र में की गई प्रगति को हाईलाइट करना। साल 2024 में इस दिन के लिए TDB यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक इवेंट आयोजित किया। इसकी थीम थी प्रमोटिंग क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको बता दें कि TDB भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ये एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था क्यों है? क्योंकि इसका गठन संसद के एक एक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के जरिए किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन यानी पदेन अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। एक्ट में इसके कार्य बताए गए हैं, साथ ही ये केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए कार्यों को करने के लिए भी जिम्मेदार है। TDB तकनीक के लिहाज से एक अहम संस्था है। देश में जो भी औद्योगिक संस्थाएं स्वदेशी तकनीक को विकसित करने या उनका कॉमर्शियल एप्लीकेशन तैयार करने का काम करती हैं, TDB उनको वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। यहाँ एक और बात जान लें कि 11 मई को ही सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा करने की बात भी की थी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा हुई नहीं है। इन पुरस्कारों को शुरू करने की बात बीते साल से ही की गई है। साल 2024 में इनकी शुरुआत की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। इनमें विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल हैं। विज्ञान रत्न में वैज्ञानिकों के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को सम्मान दिया जाएगा। विज्ञान श्री किसी क्षेत्र विशेष में वैज्ञानिकों के योगदान के लिए दिया जाएगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर में युवा वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा और विज्ञान टीम के तहत 3 या उससे ज्यादा लोगों की टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार 13 डोमेन्स में दिए जाएंगे। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंसेज, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, तकनीक और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक विज्ञान के हर क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक साल में केवल 3 विज्ञान रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं विज्ञान श्री की संख्या 25 और विज्ञान युवा पुरस्कार की संख्या 25 तक सीमित रहेगी। विज्ञान टीम पुरस्कार में 3 टीम्स को चुना जाएगा। केवल विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर में अधिकतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 45 साल तक रहेगी। भारतीय सेना में बनने वाले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के रास्ते का एक और रोड़ा साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को पिछले साल मॉनसून सत्र में संसद से पारित किया गया था। अधिनियम के तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि भाई क्या है ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। फिलहाल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का ढांचा अलग अलग है। ये वायुसेना एक्ट 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 जैसे अपने खुद के सेवा अधिनियमों द्वारा गवर्न होते हैं। इनके अपने अपने प्रमुख हैं और ये तीनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS को रिपोर्ट करते हैं। इससे तीनों अंगों के बीच योजना बनाने, संसाधन जुटाने और युद्ध अभियान चलाने में तालमेल की कमी महसूस होती है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में सेना के इन तीनों अंगों को एक साथ लाया जाएगा। इसके तहत थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी संसाधनों की मौजूदगी एक साथ होगी। इसका मकसद सेना में एकजुटता और तालमेल बेहतर करना है, क्योंकि इसके तहत तीनों सेनाओं की क्षमताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। इससे युद्ध में इनका प्रदर्शन कई गुना बेहतर होगा। कारगिल युद्ध के बाद बनी कई समितियों ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सेना को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध की बदलती प्रकृति और तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जरूरी भी है। अधिनियम के तहत 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाई जाएगी। इनमें से एक पश्चिमी कमांड जयपुर में, जिसका काम मुख्य रूप से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर नजर रखना होगा। उत्तरी कमांड लखनऊ में, जो चीन से लगी सीमाओं पर नजर रखेगी। और एक समुद्री थिएटर कमांड भी बनाई जा सकती है, जो देश की तटीय सीमाओं के बाहर समुद्री खतरों से निपटने का काम करेगी। एकीकृत थिएटर कमांड में एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एक डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। वाइस CDS संभवतः जनरल रैंक का अधिकारी होगा, जो रणनीतिक योजना, क्षमता और खरीद संबंधी मामलों की देखभाल करेंगे।
वहीं डेप्यूटी सीडीएस संभवतः लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होगा, जो संचालन, खुफिया जानकारी और थिएटर्स के बीच संपत्तियों का समन्वय करेंगे। फिलहाल तीनों भारतीय सेनाओं के 17 कमांड हैं। थल सेना और वायुसेना के पास 7-7 और नौसेना के पास 3। इसके अलावा 2 ट्राई सर्विसेज या त्रिसेवा कमांड भी हैं, जिन्हें 2001 और 2003 में पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष के बाद स्थापित किया गया था। एक अंडमान और निकोबार कमांड यानी एएनसी और दूसरा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी एसएफसी। एएनसी का नेतृत्व तीनों सेनाओं के अधिकारी करते हैं, जबकि एसएफसी भारत की परमाणु संपत्तियों के लिए जिम्मेदार है। थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। दुनिया के कई देश इसे सेना में बहुत पहले शामिल कर चुके हैं। अमेरिका के पास फिलहाल 11 थिएटर कमांड्स हैं, इनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं। चीन के पास भी 5 थिएटर कमांड्स हैं, जिसकी पश्चिमी थिएटर कमांड भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर नजर रखती है। रूस के पास भी 4 थिएटर कमांड्स हैं। ज्यादातर देशों में थिएटर कमांड का गठन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। अमेरिका की 4 थिएटर कमांड कार्यकारी आधार पर संचालित की जाती है। हाल ही में AITGA यानी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की 4थी रिव्यू मीटिंग संपन्न हुई थी। इसमें भारत और आसियान के 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ये इस समझौते के लिए की गई 4थी रिव्यू मीटिंग है। इस सिलसिले में अगली बैठक जुलाई 2024 में इंडोनेशिया में होनी है। देखिए, भारत और आसियान के बीच AITIGA 2009 में हस्ताक्षरित एक व्यापार समझौता है। यह समझौता फिजिकल गुड्स यानी भौतिक वस्तुओं के व्यापार को कवर करता है। यह सेवाओं के व्यापार पर लागू नहीं होता। ये बात ध्यान देने वाली। सेवाओं के लिए आसियान के साथ भारत ने अलग से समझौता किया है। तो सवाल है कि जब यह समझौता इतना पुराना है तो इसे लेकर मीटिंग्स क्यों की जा रही हैं? इसकी 2 वजहें हैं। पहली, दरअसल भारत और आसियान के बीच व्यापार घाटा बढ़ा है। देखिए, व्यापार घाटे से क्या मतलब होता है? व्यापार घाटे से मतलब होता है कि जब हम किसी देश से आयात ज्यादा करें, उसके मुकाबले हमारा निर्यात कम हो। आयात से मतलब दूसरे देश से सामान मंगवाना, निर्यात से मतलब किसी दूसरे देश को सामान बेचना या भेजना। अब आसियान के साथ भारत को जो समझौता भारत का है, उसमें निर्यात आयात दोनों बढ़े हैं, लेकिन आयात निर्यात के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। तो भारत के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि इस समझौते के प्रावधान भारतीय उद्योगों के लिए अनफेयर हैं। दूसरी वजह है कि भारत को चिंता है कि आसियान के जरिए दूसरे देश भारत में अपना सामान भेज रहे हैं। देखिए, किसी भी देश या आर्थिक संगठन के साथ व्यापार समझौते का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को कुछ रियायतें दी जाती हैं। ये रियायतें टैरिफ रेट्स में कमी या कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करके दी जाती हैं। लेकिन ये रियायतें तो उस देश या उस देश के समूहों को हासिल होनी चाहिए जिसके साथ हमने समझौता किया है। भारत की चिंता यह है कि आसियान के कई देशों में चीन का भारी निवेश है। अब भारत ये तो नहीं चाहेगा कि आसियान के साथ समझौते का फायदा चीन उठा ले। आपको बता दें, आसियान भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल वैश्विक व्यापार में आसियान की हिस्सेदारी 11% के आसपास है। आसियान यानी द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। इसका गठन आसियान घोषणा या फिर बैंकॉक घोषणा के जरिए किया गया था। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। आसियान का सचिवालय जकार्ता में है। यहाँ एक और बात याद रखें कि तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के तौर पर शामिल करने को लेकर इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर सदस्य बनने में इसे वक्त लगेगा। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 28 फरवरी, 23 अगस्त या फिर 2 दिसंबर? अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? चीन, यूएसए, यूएई या फिर रूस? आइए देखें आपसे पिछले बुलेटिन में क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मुंबई? सही जवाब है विकल्प ए, हैदराबाद। अगला प्रश्न था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर लाला लाजपत राय? सही जवाब है विकल्प ए। मान लीजिए कि आप एक्स नाम के कोई व्यक्ति हैं और आपने किसी डॉक्टर से इलाज करवाया है।
अब इलाज के दौरान आपको महसूस हुआ कि डॉक्टर ने आपके साथ लापरवाही की है या वे सुविधाएं आपको नहीं मिली हैं जो तय फीस में दी जानी चाहिए थी, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत डॉक्टर के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। अब एक दूसरा केस देखिए। आपने किसी मामले में एक एडवोकेट यानी अधिवक्ता की मदद ली। अब आपको लग रहा है कि एडवोकेट ने केस को मुस्तैदी के साथ नहीं लड़ा, या आप एडवोकेट को जितना काबिल समझ रहे थे वे केस के दौरान उस स्तर की काबिलियत नहीं दिखा सके। क्या अब आप एडवोकेट के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एडवोकेट को इस एक्ट के तहत लॉयबल या उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कही है। दरअसल मामला था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी NCDRC यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा साल 2007 में दिए गए एक फैसले का। इस फैसले में NCDRC ने कहा था कि एडवोकेट्स और उनकी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में आते हैं। इस फैसले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बार ऑफ इंडियन लॉयर्स ने कोर्ट में चुनौती दी थी। यहां एक बात और समझिए कि कोर्ट ने अपने फैसले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का रेफरेंस दिया था, जबकि संसद इस एक्ट के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लेकर आई है। वर्तमान में देश में उपभोक्ता संरक्षण के लिए साल 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ही लागू है। कोर्ट द्वारा 1986 के एक्ट का रेफरेंस देने की वजह शायद 2007 के फैसले में दायर की गई याचिका रही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सेवाओं की कमी यानी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज के लिए एडवोकेट्स उत्तरदायी नहीं हैं। साथ ही उपभोक्ता अदालतों में इन पर खराब सेवाओं के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने माना है कि कानूनी पेशा विशिष्ट यानी कि अद्वितीय है, इनके काम का नेचर यूनिक है और इसकी तुलना अन्य प्रोफेशन से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ किया है कि एडवोकेट्स और क्लाइंट्स के बीच सेवाओं के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पर्सनल सर्विस के लिए होता है, इसलिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दी गई सर्विसेज यानी सेवाओं की परिभाषा के तहत नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से लागू है। यहाँ पर उपभोक्ता से मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है, फिर भले ही ये पेमेंट आंशिक तौर पर की गई हो या पेमेंट का वादा किया गया हो। साथ ही ये खरीदारी किसी भी जरिए से मसलन ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेली शॉपिंग या मल्टी मार्केटिंग से की जा सकती है। पेमेंट किसी भी माध्यम से मसलन इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इनमें वे उपभोक्ता शामिल नहीं हैं जिन्होंने सेवाओं या वस्तुओं को मुफ्त में खरीदा हो। इसमें वे उपभोक्ता भी शामिल नहीं होंगे जिन्होंने सामान या सेवाओं को रीसेल में खरीदा हो, व्यावसायिक मकसद से लिया हो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज वाले उपभोक्ता को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। एक्ट के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। इनमें पहला अधिकार है राइट टू सेफ्टी, मतलब जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा। दूसरा अधिकार है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इससे मतलब है सेवाओं और उत्पादों के बारे में गुणवत्ता, मात्रा और स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी मुहैया कराना। तीसरा अधिकार है राइट टू चूज, मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं में वैरायटी की उपलब्धता का अधिकार। चौथा अधिकार है राइट टू हर्ड, यानी कि उपभोक्ताओं के हितों की सुनवाई का अधिकार। पांचवा अधिकार है राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि समस्याओं के निवारण का अधिकार। वहीं छठवां अधिकार है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। एक और बात समझ लीजिए कि अधिकार उपभोक्ताओं को एक एक्ट के जरिए दिए गए हैं, तो इसका मतलब हुआ कि इन अधिकारों को विधिक अधिकारों की कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि मौलिक अधिकारों की। अब चुनावी हलचल के बीच भारत के लिए वैश्विक स्तर पर आ रही है एक अहम खबर। दरअसल भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट पर टर्मिनल के संचालन के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और ईरान के बीच यह समझौता 10 सालों के लिए हुआ है। इस समझौते में भारत की तरफ से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की तरफ से पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने हिस्सा लिया था। भारत के लिए इस समझौते की अहमियत जानने से पहले एक बार चाबहार पोर्ट की लोकेशन समझिए। चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक डीप वाटर पोर्ट है। आप स्क्रीन पर मौजूद मैप में देख पा रहे होंगे कि यह ईरान का ऐसा पोर्ट है
जो भारत के सबसे नजदीक है। ये ओपन सी में मौजूद है, इसलिए बड़े कार्गो शिप्स के लिए आसान और सुरक्षित रास्ता मुहैया कराता है। चाबहार एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। आप एशिया का मैप देखकर समझ पा रहे होंगे कि अगर भारत को सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक्ड देशों के साथ व्यापार करना है तो एक तरीका है कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए, जो कि संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं करेगा जो कि भारत के फायदे में हो। अब दूसरा रास्ता है ईरान के रास्ते अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया में पहुंचना। चाबहार को इसी विकल्प के चलते चुना गया है। ये पोर्ट मध्य और पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत और ईरान और अफगानिस्तान के व्यापार का अहम मार्ग बन सकता है। चाबहार बंदरगाह का फायदा अफगानिस्तान को भी होगा और इसकी पाकिस्तान पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी। इससे अफगानिस्तान की राजनीति पर पाकिस्तान का प्रभाव कम होगा, जिसका रणनीतिक फायदा भारत को मिल सकता है। इसका फायदा ईरान को भी हासिल होगा। अब देखिए, यूएसए सहित पश्चिम के कई देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच बनी स्थिति ने ईरान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग ही किया है। पोर्ट के विकास से ईरान में भी नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे। भारत के लिए ये पोर्ट रणनीतिक तौर पर भी खास है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्वादर पाकिस्तान का वह बंदरगाह है जिसे चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत विकसित कर रहा है। इसके अलावा चाबहार के महत्व को INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। INSTC रूस, भारत और ईरान की पहल है। ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है जिसमें हिंद महासागर और पर्शियन गल्फ को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर तक और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के जरिए उत्तरी यूरोप तक जोड़ने की प्लानिंग है। चाबहार बंदरगाह असल में दो अलग बंदरगाहों से मिलकर बना है। इन्हें शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिस्ती कहा जाता है। भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह का विकास करेगी। आप जानते हैं, भारत और ईरान के बीच चाबहार पर समझौते की कवायद साल 2003 से चल रही थी। 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति खातिमी के बीच एक रणनीतिक सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के अहम प्रोजेक्ट्स में से एक था चाबहार का विकास, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देशों के बीच रिश्ते केवल फेस वैल्यू या किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होते हैं। ऐसे ही भारत और ईरान के रिश्तों को प्रभावित कर रहा था यूएसए। उस वक्त यूएसए में राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। यूएसए ने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल घोषित किया था और इस एक्सिस ऑफ एविल में ईरान के साथ इराक और उत्तर कोरिया भी शामिल थे। इस तरह भारत के यूएसए के साथ गहराते रिश्तों के चलते ईरान और भारत के बीच की रणनीतिक साझेदारी ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिर 2015 में ईरान परमाणु समझौते से इस प्रोजेक्ट में तेजी आई, लेकिन 2018 में यूएसए ईरान परमाणु समझौते से बाहर हो गया। एक बार फिर चाबहार को लेकर संशय की स्थिति बनी थी, लेकिन भारत ने यूएसए से चाबहार को लेकर वेवर यानी रियायत ले ली थी। इस तरह वर्तमान समझौता तकरीबन 21 सालों तक चली वार्ताओं का नतीजा है। केंद्र सरकार ने LTT यानी लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर लगे प्रतिबंध को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वजह है कि लिट्टे जनता में अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम करता है। साथ ही भारत में विशेष तौर पर तमिलनाडु में इसका बेस बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्रालय ने यह प्रतिबंध अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 3 के सबसेक्शन 1 और 3 के तहत लगाया है। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक लिट्टे अभी भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अधिसूचना के मुताबिक 2009 में श्रीलंका में अपनी हार के बाद भी लिट्टे ने इलम की अवधारणा को नहीं छोड़ा है। लिट्टे प्रचार गतिविधियों तथा धन उगाही के माध्यम से गुप्त रूप से इलम के लिए काम कर रहा है। इलम से मतलब है तमिलों के लिए एक अलग देश। आपको बता दें कि श्रीलंका को ब्रिटिशर्स से साल 1948 में आज़ादी मिली थी। इसके बाद से ही श्रीलंका में बसे तमिलों के बीच हाशिए पर और राजनीतिक तौर पर वंचित होने की भावना घर कर गई है।
ये फीलिंग और भी गहराई जब श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंघली को घोषित कर दिया गया। इसके बाद कुछ दंगों में तमिलों को टारगेट किया गया। तमिलों ने दावा किया कि ये दंगे सिंघली अधिकारियों द्वारा समर्थित थे। इस वंचना ने तमिलों में एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की भावना को जन्म दिया। सिंघली भाषा बोलने वाला समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी है। तमिलों के अधिकारों की आवाज बनकर इसी दौरान एक समूह खड़ा हुआ जिसने अपना नाम द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे दिया। इस समूह ने तमिलों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग की जिसे तमिल इलम कहा गया। 2009 में श्रीलंका की सेना ने लिट्टे को खत्म करने की घोषणा की थी, लेकिन दावा है कि गुपचुप तौर पर इसकी गतिविधियां जारी हैं। अब देखिए, भारत में तमिल भाषी विशेष तौर पर तमिलनाडु में निवास करते हैं। जब लिट्टे तमिलों के लिए अलग राज्य की बात करता है तो भारत भी इस हित में प्रभावित होता है। इसलिए भारत में लिट्टे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत प्रतिबंधित है। मार्च 2024 में खबर आई थी कि डॉक्टर्स ने ह्यूमन में पहला पिग किडनी ट्रांसप्लांट किया था। यह ट्रांसप्लांट रिचर्ड स्लेमैन नाम के एक व्यक्ति में किया गया था। अब खबर आ रही है कि रिचर्ड स्लेमैन का निधन हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स ने निधन की वजह ट्रांसप्लांट को मानने से इनकार किया है। इस प्रोसेस में डॉक्टर्स ने एक इंसान में पिग किडनी यानी सुअर की किडनी आरोपित की थी। इस प्रोसेस को साइंस में जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन से मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी इंसानी शरीर में नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स से ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या इन्फ्यूजन किया जाता है। ये ट्रांसप्लांट किसी लाइव सेल, टिश्यूज या ऑर्गन का हो सकता है। इनमें एनिमल सेल या उनके ऑर्गन्स का यूज इंसानों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस के तहत इंसानों में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की कोशिश सबसे पहले 1980 के दौरान की गई थी। अब एक सवाल उठ सकता है कि इंसानों में इंसानों के ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया जा रहा? एनिमल्स से ऑर्गन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? तो देखिए, इंसानों में ट्रांसप्लांट वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है जबकि डोनर्स की संख्या बहुत कम है। इसलिए डॉक्टर्स एनिमल्स के विकल्प को चुन रहे हैं। अब दूसरा सवाल यह हो सकता है कि एनिमल्स में भी पिग को ही जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्यों चुना जा रहा है? दरअसल पिग्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स इंसानी शरीर से मिलते जुलते हैं। साथ ही पिग्स की ब्रीडिंग की लागत भी कम है। आपको बता दें कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में भी कई तरह की चुनौतियां हैं। मसलन कई बार ह्यूमन बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती हैं। साथ ही क्रॉस स्पीशीज इन्फेक्शन का भी डर रहता है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, चाबहार पोर्ट स्थित है भारत, ईरान, इराक या फिर पाकिस्तान? अगला प्रश्न है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें इंसानों को ठीक करने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक पूरी तरह से सुरक्षित प्रक्रिया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब आइए जान लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 28 फरवरी, 23 अगस्त, 2 दिसंबर। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी 11 मई। अगला प्रश्न पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? चीन, यूएसए, यूएई या फिर रूस? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी चाइना। हाल ही में भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में ग्रीन बायो हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बेकार पड़ी भूमि पर बायोमास के उत्पादन के जरिए ग्रीन बायो हाइड्रोजन के उत्पादन की बात कही गई है। इस खबर में हम आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि बायोमास आखिर है क्या। बायोमास एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। आमतौर पर बायोमास मटेरियल के तौर पर प्लांट्स, लकड़ी और कचरे का उपयोग किया जाता है। इस बायोमास से तैयार की जाती है बायोगैस। इसके प्रोसेस में सबसे पहले हमें बायोमास का चुनाव करना होता है। इसके बाद बायोगैस प्लांट में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनी होती है। अब हमें बायोगैस हासिल हो गई है तो इस बायोगैस को हाइड्रोजन में तब्दील किया जाता है, जिसे बायोगैस रिफॉर्मिंग कहते हैं। रिफॉर्मिंग की प्रोसेस में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कुछ कैटालिस्ट मिलाए जाते हैं। आइए समझते हैं कि इस बैठक का मुख्य मकसद क्या था। देखिए, अभी के वक्त में हाइड्रोजन को
फ्यूचर फ्यूल के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत सेफ है। हाइड्रोजन को जब फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर इससे केवल पानी रिलीज होता है। लेकिन समस्या ये है, हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे हो, हाइड्रोजन का उत्पादन किस तरीके से किया जाए, ये डिसाइड करता है कि हाइड्रोजन ग्रीन है या फिर नहीं। अगर हाइड्रोजन का उत्पादन किसी ऐसे मेथड से किया गया है जिसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग हो रहा है तो उत्सर्जन की समस्या तो बरकरार रहेगी। बस इसी चुनौती से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है। बायो हाइड्रोजन एक ग्रीन हाइड्रोजन है। आपने हाइड्रोजन के और भी नाम सुने होंगे, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो यह भारत के बल्क प्रोडक्शन का हिस्सा है। इसे हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल, प्राकृतिक गैस आदि से हासिल किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो इसे भी फॉसिल फ्यूल के जरिए ही हासिल किया जाता है। इसके बाई प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इन बाई प्रोडक्ट्स को कैप्चर और स्टोर कर लिया जाता है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन का बाई प्रोडक्ट है पानी। स्वच्छ ईंधन के तौर पर इसी हाइड्रोजन की बात की जाती है। वहीं बायोमास से बायो हाइड्रोजन के उत्पादन की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि बायोमास के कुछ प्रकारों को गैर कृषि वाली जमीन पर भी उगाया जा सकता है। इससे कृषि वाली फसलों के साथ कंपटीशन भी नहीं होगा। आपको बता दें, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका प्रतीक है H और परमाणु क्रमांक है 1। वहीं परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन जीवन का आवश्यक तत्व है। यह पानी में है और लगभग हर जीवित प्राणी में है। यह स्वयं कोई बड़ी भूमिका में न होकर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में रहती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसकी सघनता सभी गैसों में सबसे कम है। यह हवा से भी हल्की है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। खबर की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बैठक की अध्यक्षता प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा की गई थी। एक बार इस पद के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में PSA यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद बहुत अहम है। भारत सरकार ने इस पद का गठन साल 1999 में किया था। इसका मकसद था प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मसलों पर सलाह देना। साल 2018 में PSA के पद को कैबिनेट सेक्रेटरीट के तहत लाया गया। वर्तमान में इस पद पर प्रोफेसर अजय कुमार सूद मौजूद हैं। भारत सरकार ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पहले सेट में 14 नागरिकों को ये सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। ये सर्टिफिकेट गृह सचिव अजय भल्ला के द्वारा सौंपे गए हैं। इन सर्टिफिकेट्स के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए गए थे। देखिए, मार्च 2024 में गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए नियमों को अधिसूचित किया था, रूल्स बनाए थे। वहीं CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी साल 2019 में मिल गई थी। एक्ट तो पारित हो गया था, लेकिन गृह मंत्रालय इस एक्ट को लागू करने वाले नियमों को फ्रेम नहीं कर पाया था, इसलिए एक्ट लागू नहीं हो सका था। मार्च 2024 में सरकार नियम लेकर आई और फाइनली कानून को अमली जामा पहनाया गया। ये नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। CAA कानून उन गैर मुस्लिम रिफ्यूजीज के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले इन 3 देशों से भारत में दाखिल हुए हों। इस एक्ट में भारत में नागरिकता के लिए निवास की अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल किया गया है। साथ ही ये नियम जनगणना संचालन निदेशक की अध्यक्षता वाली एक समिति को नागरिकता प्रदान करने का अंतिम अधिकार देते हैं। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इस कानून का भारत के नागरिकों पर कोई असर नहीं होगा। ये कानून केवल इन 3 देशों से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। साथ ही इस कानून को लागू करने के पीछे सरकार का तर्क है कि इन 3 देशों का संविधान एक विशेष धर्म का पालन करता है। इसकी वजह से इन देशों में अन्य धर्म के अनुयायियों पर अत्याचार को बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। भारत में भले ही संघीय संरचना है, लेकिन देश के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में नागरिक केवल भारतीय नागरिक होते हैं। मतलब भले ही आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हों, आपको नागरिकता भारत की हासिल होगी। राज्य की नागरिकता का अलग से कोई प्रावधान नहीं है। वहीं USA में
यूएसए की नागरिकता के साथ साथ राज्य की नागरिकता का भी प्रावधान है। कई बार कुछ निर्णयों को कितनी भी आलोचना मिले, लेकिन अंत में रिजल्ट ही डिसाइड करता है कि निर्णय सही था या फिर गलत। साल 2021 में ऐसा ही एक डिसीजन लिया था एल सल्वाडोर ने। साल 2021 में एल सल्वाडोर पहला ऐसा देश बना था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। लीगल टेंडर से मतलब है कि जिसे देश की सरकार द्वारा विधिक मान्यता हासिल हो। अब खबर आ रही है कि साल 2021 से एल सल्वाडोर ने तकरीबन 474 बिटकॉइंस की माइनिंग की है। इसके चलते एल सल्वाडोर की सरकार का कुल बिटकॉइन पोर्टफोलियो $354 मिलियन के करीब पहुंच गया है। एल सल्वाडोर के लिए यह एक अच्छी बात भी रही कि इसने बिटकॉइन की माइनिंग के लिए वोल्केनो की जियोथर्मल एनर्जी वाले पावर प्लांट का यूज किया। गौरतलब है कि बिटकॉइन की माइनिंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत होती है, इसलिए कई देश इसका विरोध पर्यावरणीय लिहाज से भी करते हैं। यहाँ आपके मन में सवाल आ सकता है कि माइनिंग से पर्यावरण पर कैसे असर पड़ सकता है। चलिए इस बात को आसान तरीके से साफ कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दरअसल माइनिंग में लेन देन की पुष्टि करना और ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़ने के लिए जटिल गणितीय पहेलियों को हल करना शामिल है। इसके लिए शक्तिशाली कंप्यूटर्स की जरूरत होती है जो बहुत अधिक मात्रा में बिजली की खपत करते हैं, जिन्हें अक्सर बड़े डेटा केंद्रों में रखा जाता है और जो लगातार चलते हैं। यही हाई एनर्जी खपत विशेष रूप से जब जीवाश्म ईंधन से प्राप्त की जाती है तो इससे कार्बन उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। इसके अलावा माइनिंग करने से कंप्यूटर हार्डवेयर भी जल्दी जल्दी खराब होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है जिसका अगर सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता तो यह पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों को छोड़ सकता है। कुल मिलाकर ब्लॉकचेन माइनिंग में हाई एनर्जी का यूज करने और कंप्यूटर हार्डवेयर टर्नओवर का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है। ये दुनिया में साल 2009 में प्रचलन में आई थी। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या फिर डिजिटल करेंसी हैं जिनमें एन्क्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये करेंसीज किसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट नहीं होती। दरअसल क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के नाम से ही साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या फिर श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए एनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है जिससे इसे केवल वे ही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए भेजा गया हो। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क पर आधारित तकनीक है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चल जाता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती बल्कि पूरी चेन के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अभी तक जो स्टैंड है उसमें क्रिप्टो करेंसी भारत में प्रतिबंधित नहीं है, यानी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इन करेंसीज को एल सल्वाडोर की तरह विधिक मान्यता भी नहीं दी है। लंबे वक्त से पिक्चर से बाहर चल रहे सार्क को लेकर एक खबर आई है। दरअसल सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सेक्रेटरी जनरल गोलम सरवर भारत की यात्रा पर हैं। ये पद ग्रहण करने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यात्रा का मकसद दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले गोलम सरवर 25 अक्टूबर 2023 को ही इस पद पर काबिज हुए हैं। आपको बता दें सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका सचिवालय जनवरी 1987 में नेपाल के काठमांडू में बनाया गया था। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक समूह है। इन 8 देशों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं। इसका मुख्य मकसद दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। सार्क में शामिल देश दुनिया के 3% क्षेत्रफल और करीब 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्क के तहत कुछ विशेषीकृत निकायों की भी स्थापना की गई है। इनमें सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल यानी सार्को, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी SAU, सार्क डेवलपमेंट फंड यानी SDF और सार्क रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सार्सो शामिल हैं। सार्क के गठन का मकसद था दक्षिण एशिया में सहयोग, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में चल रही उठापटक सार्क के मेन मोटिव को पूरा करने में हमेशा आड़े आती रही है। इसके अलावा इसमें सालाना होने वाली बैठक भी हर साल आयोजित नहीं हो पाती। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, सार्क का सचिवालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है?
काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका या फिर जकार्ता? दूसरा सवाल है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद निम्नलिखित में से किसे सलाह देने के लिए सृजित किया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीति आयोग या फिर राज्य सरकारें? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, चाबहार पोर्ट स्थित है भारत, ईरान, इराक या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है ईरान, यानी ऑप्शन बी। और दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें इंसानों को ठीक करने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक पूरी तरह से सुरक्षित प्रक्रिया है। इसमें कौन सा ये से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक। आज हम अपने बाबा दादी से सुनते हैं कि उन्होंने गांव में कुआं में पानी देखा है, कुओं से पानी निकालकर पीने के लिए इस्तेमाल किया है। जलवायु परिवर्तन के चलते हम उस मुहाने पर आ पहुंचे हैं जहां हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमने ग्लेशियर्स देखे हैं। ये बात वेनेजुएला के लिए 2024 में ही लागू होने जा रही है। हालिया खबर के मुताबिक आधुनिक वक्त में वेनेजुएला ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जिसके सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए हैं। इसकी पुष्टि ICCI यानी इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव नाम की एक संस्था ने ट्विटर यानी एक्स पर की। ICCI के मुताबिक वेनेजुएला का इकलौता बचा हम्बोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर, इसकी बर्फ लगभग खत्म हो गई है। इसका आकार 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है, इसलिए इसे ग्लेशियर की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता। अब ये ग्लेशियर के बजाय आइस फील्ड बनकर रह गया है। आपको बता दें कि US जियोलॉजिकल सर्वे की गाइडलाइंस के मुताबिक ग्लेशियर के लिए एरिया 10 हेक्टेयर के करीब होना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 तक वेनेजुएला में हम्बोल्ट समेत 6 ग्लेशियर थे। इनमें से 5 ग्लेशियर 2011 तक खत्म हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि हम्बोल्ट ग्लेशियर अभी 1 दशक तक और सर्वाइव करेगा, लेकिन हालिया अध्ययन बताते हैं कि हम्बोल्ट में आइस की मेल्टिंग आशंका से कहीं ज्यादा हुई और अब ये आइस इतनी कम बची है कि इसे ग्लेशियर माना नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेनेजुएला कोई इकलौता देश नहीं है जहां ग्लेशियर खत्म हुए हों। इसी कड़ी में अगला नंबर इंडोनेशिया, मैक्सिको और स्लोवेनिया ऐसे देशों का भी है जो ग्लेशियर फ्री हो सकते हैं। इसकी वजह है कि बीते कुछ सालों में दुनिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग तापमान का अनुभव किया है। इससे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने अपनी एक रिपोर्ट में चेताया था कि एशिया के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर्स अपना मास खो रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह वही है जो आज दुनिया की तमाम चुनौतियों की वजह बनी हुई है। लगातार हो रहे औद्योगिक विकास के चलते हम जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जीवाश्म ईंधन उत्सर्जित करते हैं ग्रीन हाउस गैसें, जो जिम्मेदार हैं पृथ्वी के वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया है। इस बढ़े हुए तापमान के चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसे ग्लेशियर मेल्टिंग कहते हैं। ये पिघली हुई बर्फ बहकर महासागरों में जाती है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। इससे कई द्वीपीय देशों के डूबने का खतरा है। इसके अलावा ग्लेशियर्स का साफ पानी जब महासागरों में जाता है तो महासागरों के इकोसिस्टम में बदलाव लेकर आता है। कई तरह के सूक्ष्म जीव और कोरल्स अपने सर्वाइवल के लिए खारे पानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन महासागरों में मीठे पानी का स्तर बढ़ने से ये इस नए आवास में एडजस्ट नहीं कर पाते। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह समझने के बाद अब जान लेते हैं कि ये ग्लेशियर दरअसल होते क्या हैं। देखिए, ग्लेशियर शब्द को फ्रेंच शब्द ग्लासे से लिया गया है। ये पृथ्वी पर परत के रूप में धीमी गति से प्रवाहित होने वाले बर्फ के बड़े से मास यानी सनहती होते हैं। जल की तुलना में इनका बहाव बहुत धीमा होता है। एक दिन में इनका बहाव कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक या इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। ग्लेशियर्स मुख्यतः गुरुत्व बल के चलते गतिमान होते हैं। ग्लेशियर्स को रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। ग्लेशियर्स के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो जब एक ही स्थान पर स्नो यानी हिमपात धीरे धीरे इकट्ठा होकर आइस यानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। साल दर साल हिमपात की एक परत दूसरी परत को कंप्रेस करती जाती है। दबाव बढ़ने के साथ साथ बर्फ में सघनता बढ़ती जाती है और इसके क्रिस्टल एक समान आकार के होते जाते हैं, तो फिर ग्लेशियर बनता है। एक बिंदु पर इसकी सघनता पानी की तुलना में 2/3 रह जाती है। अधिकांश ग्लेशियर्स के लिए यह प्रक्रिया 100 से अधिक सालों तक चलती है। ग्लेशियर्स 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। अल्पाइन ग्लेशियर पर्वतों के किनारे बनते हैं और घाटी के जरिए नीचे की ओर बहते हैं। जैसे वेनेजुएला का हम्बोल्ट ग्लेशियर एंडीज पर्वत में स्थित है। धूल, मिट्टी और अन्य पदार्थों को अपने रास्ते से हटाते हुए ये घाटियों को और गहरा कर देते हैं।
ये ग्लेशियर ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों में पाए जाते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर को वैली ग्लेशियर या माउंटेन ग्लेशियर भी कहते हैं। आइस शीट्स ग्लेशियर अल्पाइन की तरह केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ये अपने केंद्र से चारों तरफ प्रसारित होते हैं। ये प्रसारित होते होते अपने आसपास के क्षेत्र, चाहे घाटी हो या फिर मैदान हो या फिर पूरा पर्वतीय क्षेत्र, सबको बर्फ की चादर से ढक देते हैं। सबसे बड़े आइस शीट्स को कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहा जाता है। ये काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। सबसे ज्यादा ग्लेशियर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। वर्तमान में पृथ्वी का 10% क्षेत्र ग्लेशियल आइस से घिरा है। दुनिया का 2/3 फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में पाया जाता है। इधर जापान और यूएसए ने हाइपरसोनिक वेपन्स इंटरसेप्टर को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान और यूएसए एक दूसरे के सहयोगी देश हैं। सहयोगी होने के चलते दोनों के विरोधी भी कॉमन है। हालिया समझौता ऐसे ही विरोधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया में हाइपरसोनिक वेपन्स का विकास यूएसए और जापान के लिए खतरे को बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर सहमति बीते साल अगस्त में ही हो गई थी। तब तय हुआ था कि इंटरसेप्टर को मिड 2030 तक डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हमारे लिए इस समझौते से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हाइपरसोनिक वेपन्स इंटरसेप्टर होते क्या हैं। लेकिन इसे समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स की गति 5 मैक से ज्यादा होती है। 5 मैक से मतलब है कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज। ये उड़ान के दौरान भी अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी ट्रेजेक्टरी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स से अलग होते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की गति भी 5 मैक से ज्यादा होती है, लेकिन ये ट्रेजेक्टरी के मामले में सीमित होती हैं। यानी कि उड़ान के दौरान रास्ता बदलने की इनमें क्षमता नहीं होती। हाइपरसोनिक वेपन्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है, वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग इंजन से पावर होती हैं। ये वेपन्स किसी भी देश को बहुत पावरफुल बना देती हैं। ध्वनि की गति से तेज होने के चलते ये वर्तमान में मौजूद किसी भी डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम है। इन वेपन्स को यूएसए समेत रूस और चीन जैसे देशों ने विकसित कर लिया है, लेकिन यूएसए की चिंता है इन वेपन्स का मुकाबला करने वाले डिफेंस सिस्टम को लेकर। जापान के साथ जो हालिया फैसला हुआ है, इनके डिफेंस सिस्टम को तैयार करने के मकसद से ही लिया गया है। इसके तहत विकसित इंटरसेप्टर को शिप टू एयर स्टैंडर्ड मिसाइल 3 पर डिप्लॉय किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर भी कहा जा रहा है। जब दुनिया के बड़े देश हाइपरसोनिक वेपन्स को विकसित कर चुके हैं, तो भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी तैयार की है। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल कर दिया है जिनके पास हाइपरसोनिक टेस्टिंग कैपेबिलिटी मौजूद है। साथ ही रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉरपोरेशन का स्टेटमेंट था कि अगर भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल की जरूरत होगी तो सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हमें इसे विकसित करने में केवल 8 साल लगेंगे। आप अगर किसी छोटे शहर से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता होगा कि नौकरी या शिक्षा के लिए किसी बड़े शहर जाना पड़ता है। एक बार घर छोड़ने के बाद ताउम्र लोग अपने शहर गांव वापस नहीं जा पाते। अपनी जड़ों से कटने का दर्द जानते हैं ये लोग। लेकिन ये तो एक ऐसी स्थिति है जब आप अपनी मर्जी से अपना घर गांव छोड़कर रवाना होते हैं। उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए जिन्हें अपनी जमीन मजबूरी में छोड़नी पड़े। ये मजबूरी कुछ भी हो सकती है, हिंसा, मौसमी आपदा और विवाद। इसे ही आंतरिक विस्थापन कहते हैं। हाल ही में आईडीएमसी यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024 यानी ग्रिड 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में 75.9 मिलियन लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए हैं, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 71.1 मिलियन था। आईडीएमसी के मुताबिक आंतरिक विस्थापन से मतलब है किसी देश में 1 साल के भीतर देश की सीमाओं के अंदर जबरन विस्थापित हुए लोग। ग्रिड 2024 के आंकड़ों के मुताबिक विवाद और हिंसा के चलते 68.3 मिलियन लोग
आंतरिक विस्थापन का शिकार हुए हैं। कुल आंतरिक विस्थापित लोगों में से आधी आबादी सूडान, यमन, कोलंबिया, सीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में निवास करती है। हालांकि 2022 के मुकाबले 2023 में मौसमी आपदाओं के चलते विस्थापित हुए लोगों की संख्या में कमी आई है। मौसमी आपदाओं में कमी की वजह बीते साल अल नीनो की मौजूदगी बताई गई है। दरअसल अल नीनो के चलते बारिश औसत से कम होती है, जिससे मौसमी आपदाएं मसलन बाढ़ वगैरह में कमी आ जाती है। आपको बता दें, IDMC जिनेवा स्थित एक मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है। 1998 में गठित यह संस्था दुनिया भर में होने वाले आंतरिक विस्थापन के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। भारत में चुनावी दौर में रोज कुछ नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। हालिया वाकया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का। दरअसल एक कॉमेडियन है श्याम रंगीला। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए फेमस हुए थे। इस बार वे मिमिक्री न करके उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन नामांकन पर्चा रिजेक्ट हो गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव लड़ने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि चुनाव आयोग ने उनके फॉर्म को किस आधार पर खारिज किया है। दरअसल उन्होंने शपथ पत्र पेश नहीं किया था। देखिए, संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक शपथ लेनी होती है। इस शपथ पत्र को भी नामांकन पत्र के साथ जमा कराना होता है। इस शपथ का जिक्र संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 84 के मुताबिक कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित यानी एलिजिबल तभी होगा जब वो भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने सिग्नेचर करता है। इसके अलावा EC's हैंडबुक फॉर ROs रिटर्निंग ऑफिसर्स 2023 के मुताबिक ये शपथ का काम नामांकन की जांच के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से पहले कर लेना चाहिए। हैंडबुक में यह भी मेंशन है कि रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशी को शपथ के बारे में बताएंगे। हालांकि इस पर श्याम रंगीला का तर्क है कि उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र रिजेक्ट होने तक शपथ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसमें एक और बात समझिए, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी करना RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर का एक क्वाजा जुडिशियल फंक्शन यानी अर्ध न्यायिक कार्य है। साथ ही स्क्रूटनी के दौरान RO को किसी भी व्यक्तिगत या राजनीतिक पूर्वाग्रह से दूर रहना होता है। यदि फिर भी किसी प्रत्याशी को लगता है कि उनका नामांकन अनफेयर तरीके से रिजेक्ट हुआ है तो वे इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए। श्याम रंगीला ने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव लड़ने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव लड़ने के अधिकार का जिक्र है? आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लेशियर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का 1/3 फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में ही पाया जाता है। हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में मौजूद एकमात्र ग्लेशियर था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो? अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट कांवर लेक किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, सार्क का सचिवालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका या फिर जकार्ता? सही जवाब है विकल्प ए, काठमांडू। अगला प्रश्न था, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद निम्नलिखित में से किसे सलाह देने के लिए सृजित किया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीति आयोग या फिर राज्य सरकारें? सही जवाब है प्रधानमंत्री यानी विकल्प बी। आइए शुरू करें। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ने हेल्थ केयर सेक्टर से मरकरी यानी पारे के प्रदूषण को दूर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। $134 मिलियन वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद मेडिकल डिवाइसेज से पारे के उपयोग को बिल्कुल समाप्त करना है। इस प्रोजेक्ट में भारत, अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनेग्रो और युगांडा जैसे कंट्रीज शामिल हैं। दरअसल मेडिकल डिवाइसेज जैसे थर्मामीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर इत्यादि में पारे का इस्तेमाल होता है। स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। जब तक पारा इन डिवाइसेस में इंटैक्ट है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार ये डिवाइसेस अगर टूट जाएं या फिर आउट ऑफ सर्विस हो जाएं तो ये पारा पर्यावरण में फैल जाता है। पारा इंसानों के लंग्स, किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब UNEP अपने प्रोजेक्ट के तहत इन पारे वाली डिवाइसेस को रिप्लेस करके अदर ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करने पर जोर दे रहा है।
इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर बैटरी एंड सोलर पावर डिजिटल थर्मामीटर सजेस्ट किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का मकसद हर साल 20% की दर से पारा युक्त थर्मामीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर की चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर 3 संस्थाओं के नाम हमें याद रखने हैं। पहली तो संस्था है UNEP, जिसने इस पहल को लॉन्च किया है। दूसरी संस्था है GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। और तीसरी संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अब हम एक बार इन तीनों संस्थाओं के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था साल 1972 में। यह UN के भीतर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। UN एनवायरनमेंट असेंबली इसकी गवर्निंग बॉडी है और ये संस्था दुनिया में पर्यावरण से जुड़े निर्णय लेने के लिए सबसे उच्च स्तर की संस्था है। वहीं GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड्स यानी वित्त मुहैया कराने वाली एक बहुपक्षीय सुविधा है। इसका गठन हुआ था 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। ये जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, महासागरों और जमीन के लिए समर्पित प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मुहैया कराती है। GEF फंड अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों को पूरा करने के इच्छुक विकासशील देशों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये सरकारी एजेंसीज, सिविल सोसाइटीज, निजी क्षेत्र की कंपनीज और रिसर्च से जुड़े संस्थानों को पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मदद करता है। GEF कई सारी पर्यावरण संधियों के लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर काम करती है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस से पारे के उपयोग को समाप्त करने के प्रोजेक्ट की फंडिंग हो, या पारे के लिए ही बनी मिनामाता संधि के लिए भी फंडिंग GEF के द्वारा की जाती है। देखिए, फंडिंग से क्या मतलब है, जैसे अभी कुछ वक्त पहले ICMR ने गाइडलाइंस जारी की थी कि लोगों को अपने डाइट में अनाज कम, फल, सब्जियां और नट्स जैसे हेल्दी आइटम ज्यादा लेने चाहिए। अब बात तो ठीक है, लेकिन गेहूं से बनी रोटी की तुलना में फल और मेवे तो बहुत महंगे हैं। तो अगर सरकार के द्वारा ये कहा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम मेवे और फल भी प्रोवाइड कराएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो सर्वाइवल के लिए अनाज ही खाएंगे। ऐसा ही कुछ होता है पर्यावरण की संधियों के साथ। जब विकासशील देशों को कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन नहीं, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करो, तो वे कह देते हैं कि भाई पैसे नहीं है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर ऐसे फंड्स की व्यवस्था की जाती है। इन फंड्स में पैसा डोनेशन आदि के जरिए हासिल होता है। इसके अलावा 1948 में स्थापित WHO यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। WHO कई मुद्दों पर काम करता है, जैसे मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी ये जिम्मेदार है। WHO के प्रशासन के लिए 2 निकाय जिम्मेदार हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है। इसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। WHO ने डेंगू बुखार के लिए दूसरी वैक्सीन को प्री क्वालिफाई कर दिया है। TAK-003 नाम की ये वैक्सीन जापान की एक टैकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तैयार की है। वैक्सीन के प्री क्वालिफिकेशन से मतलब है कि WHO ने टेस्टिंग, सैंपल और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के इंस्पेक्शन के बाद अब इस वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है। डेंगू के लिए ये दूसरी ऐसी वैक्सीन है जिसे प्री क्वालिफिकेशन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले CYD-TDV वैक्सीन को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। हालांकि ये याद रखिए कि इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये अप्रूव हो गया है। ये अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल के लिए तो देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट में शामिल होने पर वैक्सीन को UN की एजेंसीज जैसे यूनिसेफ आदि के द्वारा अब खरीदा जा सकता है, जिससे जरूरतमंद समुदायों तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। TAK-003 एक लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है। मतलब ये कि इसमें डेंगू फैलाने वाले वायरस के 4 सेरोटाइप्स के वीक वर्जन को शामिल किया गया है। देखिए, वैक्सीन हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। कोई भी पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस जो भी हमारी बॉडी में बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, ये कई सब पार्ट से मिलकर बने होते हैं और इन्हें एंटीजन कहते हैं।
जैसे ही ये एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, हमारा शरीर एंटीबॉडी के जरिए इनका मुकाबला करता है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारा शरीर रिलीज करता है। अब इसमें वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन को बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस के जरिए ही तैयार किया जाता है। तो वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस करके बॉडी को वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाना सिखा देती है। वैक्सीन्स में पैथोजेंस का जो वर्जन डाला जाता है वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब हम जानते हैं कि आखिर डेंगू क्या होता है। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि निकल आते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। यह संक्रमण फ्लेविराइबो परिवार के एक वायरस के सेरोटाइप यानी DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। जब डेंगू का संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है तो DHF यानी डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हेवी ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, यहां तक कि पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। आपको बता दें, डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है और लगभग 3 बिलियन लोग डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कपिल सिब्बल की जीत का जश्न मनाते हुए इसे उदार, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील मूल्यों की जीत बताया। दरअसल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। वे इस पद पर चौथी बार चुने गए हैं। कपिल सिब्बल वर्तमान अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल की जगह लेंगे। हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े कपिल सिब्बल भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। एडवोकेट विक्रांत यादव SCBA के सचिव चुने गए। SCBA के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में डिबेट भी आयोजित की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़ी एक और खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीट्स आरक्षित कर दिए थे। देखिए, SCBA से मतलब है एक ऐसे संगठन से जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स शामिल होते हैं। यहाँ याद रखिएगा कि ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड एक संस्था है। इसकी स्थापना का मकसद था देश में लोकतंत्र, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना। वर्तमान में भी ये संस्था देश की कानून व्यवस्था में सुधार का काम करती है। इसके अलावा इसमें शामिल सदस्यों के लिए मानक निर्धारित करना भी इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी नाम सुना होगा। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में कानूनी पेशेवरों के लिए प्रमुख स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें जिला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन शामिल हैं। जैसे कि अभी हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में शामिल है। इसे 8 अगस्त 1959 को गठित किया गया था। इसका मकसद संविधान को बनाए रखना और कानून के शासन और सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देना है। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। इसकी कार्यकारी समिति का चुनाव एक शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए सदस्य होते हैं। सभी हाई कोर्ट्स की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यों के एडवोकेट्स जनरल इसमें एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। BAI बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय कानूनी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने इतिहास में ब्रिटेन की फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आधुनिक दौर में चीन ने एक नई पॉलिसी निकाली है। इसे पहले विवाद करो फिर राज करो नीति कहा जा सकता है। चीन पहले दूसरे देशों के साथ विवाद में उलझता है। ये विवाद आमतौर पर टेरिटरीज को लेकर होते हैं। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी के इश्यूज लंबे चलते हैं। फिर चीन इन विवादित क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू कर देता है। जिन देशों के साथ चीन ये नीति अख्तियार करता है, वे आमतौर पर चीन के मुकाबले वित्तीय तौर पर कमजोर होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए चीन इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर कब्जा जमाए रहता है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में चीन वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के साथ विवाद में है। दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। यह सागर आर्थिक और भू रणनीति के लिहाज से बहुत अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर दावेदारी करता है। अब अमेरिका की मिलिट्री की तरफ से खबर आ रही है कि चीन दक्षिण चीन सागर में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी में है। इस पर फिलीपींस समेत
अन्य देशों ने बहुत चिंता जाहिर की है। इन देशों का मानना है कि इन पावर प्लांट्स की आड़ में चीन अपनी मिलिट्री पावर को मजबूती देगा। ऐसा नहीं है कि दक्षिण चीन सागर में चीन का कोई पहला निर्माण कार्य है। इससे पहले भी चीन यहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड और एयरपोर्ट रनवेज बना चुका है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। साथ ही IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इंटरनेशनल वाटर्स में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। आपको बता दें कि चीन ऐसा पहला देश नहीं है जिसने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रस्ताव किया है। 1970 में ऐसा सबसे पहला प्रस्ताव USA की तरफ से आया था। हालांकि पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि रूस दुनिया का पहला देश है जिसने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया है। यह पावर प्लांट ऑपरेशनल है। इसे एकेडमिक लोमोनोसोव नाम दिया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिनामाटा संधि पारे के प्रदूषण से संबंधित है। GEF का गठन पेरिस समझौते के दौरान हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार का कारक एक मच्छर जनित वायरस है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? एडिनो वायरस, वैक्सीनिया वायरस, निपा वायरस या फिर फ्लेवीराइबो वायरस? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्लेशियर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का 1/3 फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में पाया जाता है। हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में मौजूद एकमात्र ग्लेशियर था। कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न पूछा गया था, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट कांवर झील किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? और सही जवाब है इसका विकल्प ए, बिहार।